महिलाएं और कन्याएं ही नहीं, पुरुष, युवक, इवन छोटे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आजकल तो छोटे बच्चों के डॉक्टर बनाने पड़े हैं, जो छोटे बच्चों की साइकोलॉजी को समझ के, मतलब 2-3 साल के बच्चे डिप्रेशन का शिकार। इस बात को तो बाद में लेंगे, लेकिन डिप्रेशन का असली कारण है मनुष्य के मन की शक्तियां बहुत वीक पड़ गई हैं, और बहनें और माताएं जो ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल हैं वो इसका शिकार ज़्यादा हो रही हैं। तो उसमें क्या होता है, वो सोचती ज़्यादा हैं, ओवर थिंकिंग होती है, फिर नेगेटिव थिंकिंग होती है। और हमारी एजुकेशन में या हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति इस तरह की टीचिंग नहीं दे रहा कि क्या सोचो और क्या नहीं सोचो। तो अगर एक व्यक्ति इसका शिकार हो गया, डिप्रेशन का, ओसीडी कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, उसको बहुत सारे नाम दे दिए, पर है मानसिक रोग से, वो डिप्रेशन और चिंता वो मानसिक रोग है। तो एक बार अगर मानसिक रोग का शिकार हो गया या भय पैदा हो गया तो कोई उन्हें कुछ सिखाने वाला नहीं है। उन्हें डांटेंगे बल्कि, डरती क्यों हो, डरना थोड़ा ही चाहिए, तुम बड़ी हो, ये नहीं, उसके कारण देखकर और उसका निवारण करना चाहिए। मैं थोड़ा सा ये भी जोड़ दूं, लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, भय हो गया, एक्चुअली तो मन के रोगों की कोई दवाई होती नहीं संसार में। इसको तो मन को ही पावरफुल बनाना पड़ेगा, मन को पॉजिटिव करना पड़ेगा। सूरज भाई जी, आजकल लोग तनाव और डिप्रेशन के ऊपर जब बात करते हैं तो क्या होता है, वो इस विषय में बात करने से डरते हैं, वो शेयर नहीं करते कि उन्हें तनाव है या डिप्रेशन है, और उनको लगता है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो फिर हमें लोग कहीं पागल ही ना कह दे कि भाई तुम्हें क्या जरूरत है। तो देखिए, ओपन तो करना ही पड़ेगा अपने को कहीं ना कहीं। साइकेट्री के पास जाने से लोग डरते तो हैं ही, ये लोग जाते भी देख लेंगे तो कहेंगे कहाँ जा रही है, और फिर वो दवाई ऐसी हो जाती है, आजकल की दवाइयों से ब्रेन डल बहुत हो रहे हैं। इसलिए ऐसी जगह उनको चाहिए जहाँ वो अपने को खोल सके। तो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो बहनें इस बात को सुनती हैं। पहले तो उन्हें खाली होना पड़े बहनों को, जो उनके बाद अंदर भरा रहता है, कोई दुख है, कोई डर है, कोई चिंता है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। इसके भी इफेक्ट से डिप्रेशन होते हैं। तो मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, अपनी बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ ये आजकल कॉमन बात हो गई, आप डरो नहीं, और इसका समाधान है, और समाधान हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तब वो अपनी सारी बातें बता देते हैं। जी, आजकल जो महिलाएं हैं वो सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, वो तो कामकाजी भी हैं, तो उन्हें तो 2 तरीके का तनाव झेलना पड़ता है, अपनी वर्क प्लेस से भी और घर पर भी। तो वो आध्यात्म के द्वारा अपने इस तनाव से कैसे वो निजात पा सकते हैं? बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने पूछा। वही नहीं, एक और गड़बड़ हो रही है। देखिए, जॉब से आएंगे, वहाँ से कोई ना कोई टेंशन तो लेके आएंगे, घर का भी कोई ना कोई टेंशन अगर उनको है तो मैं सोचता हूँ डबल नहीं 10 गुनी मार माताओं बहनों पर पड़ती है। और फिर क्या होता है, इसका इफेक्ट उनकी संतानों पर, उनके एक एक वाइब्रेशंस को बच्चे ग्रहण करेंगे, चाहे वो बच्चा 2 ही साल का है, 1 ही साल का है। तो बहुत ही ज़्यादा ये एक निगेटिव समाज में आ गया है कि नौकरियां तो मिल गई, डिग्रियां तो मिल गई, समाज का उत्थान तो हो गया, लेकिन जो बच्चों को पालना मिलनी चाहिए या जो मनुष्य के पास संस्कार, सुख परिवार में होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। स्पिरिचुअलिटी, हमारा जो अध्यात्म है, वो हम कैसे सोचें, कैसे कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करें, अपने तनाव को कैसे कम करें, हल्के होकर कैसे रहें, और परमात्मा को अपना साथी बना लें, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कुछ मन के बोझ उससे शेयर कर लें, कुछ उससे शक्तियाँ लेके कुछ चीज़ों को फेस कर लें, एकोमोडेट कर लें, ये अध्यात्म में सिखाया जाता है। इससे बहुत सरल हो जाता है सब कुछ, और मनुष्य तनाव को, ये जो समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, उन चैलेंजेस को स्वीकार कर लेता है कि इसमें जीना है और इसमें खुशी से जीना है। वो अध्यात्म में एक कला दे देता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसको एक्सेप्ट करो, इसको बदला नहीं जा सकता। समय की भी कुछ बातें हैं, समय की मार भी है, समय का बैड इफेक्ट भी है, उसे स्वीकार करो और अपना एक मार्ग ढूंढ लो। जी, अच्छा, महिलाएं कहती हैं कि अगर हम घर का काम भी करते हैं और साथ साथ फिर हमें ऑफिस का काम भी करना है, तो उस सारे कामकाज के बीच वो कैसे तालमेल बिठाएं कि वो आध्यात्मिकता को उतना समय दे पाएं? इसमें मैं अपनी सभी बहनों को कहूँगा, देखिए महंगाई का समय तो आ गया, लेकिन घर में कोई काम करने वाली पार्ट टाइम भी
ऐसी बहनें तो होती हैं, आती हैं, थोड़ा सा कामकाज बढ़ जाए। अब मान लो यही है कि भाई उन्हें अब भोजन बनाना तो सब्जी भी तो लानी पड़ेंगी, कभी गैस खत्म हो गई, तो जो पुरुष लोग हैं उनको भी थोड़ा कोऑपरेट करना ही चाहिए। दोनों ही वर्किंग हैं तो दोनों अगर कामकाज में हिस्सा लेंगे तो घर में बहुत सुख शांति और खुशी का माहौल रहेगा। फिर इसमें आध्यात्मिकता में बहुत समय देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप आधा घंटा 1 घंटा भी रोज देंगे, आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम को, इसमें भक्ति पूजा पाठ नहीं, अपने को एक अच्छी टीचिंग्स देनी होती हैं जो हमारे यहाँ सिखाया जाता है, उससे मन के बोझ खत्म हो जाते हैं। मान लो एक व्यक्ति, एक बहन शाम को थकी थकाई और टेंशन में आकर हमारे सेवा केंद्र पर आई है, अभी वो 15 मिनट 20 मिनट ईश्वरीय महावाक्य सुनती है, तो आप देख सकेंगे जब वो आई थी उसका चेहरा और जब वो 20 मिनट के बाद घर जा रही उसका चेहरा। तो अध्यात्म के लिए कोई बहुत लंबे चौड़े समय की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि मन अगर शांत होता है तो हमारी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। हम 1 घंटे का काम आधे घंटे में पूरा कर लेंगे, इसलिए ऐसा नहीं लगेगा कि हम अध्यात्म में टाइम दे रहे हैं, बल्कि ऐसा लगेगा हमारा टाइम बच रहा है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने बात करी कि जो महिलाएं हैं वो अपने घर में किसी को हेल्पर को रखकर कुछ थोड़ा बहुत समय अपने लिए दे सकती हैं, जो अपने आध्यात्म से वो जुड़ सकती हैं, मगर जब बच्चों की बात आती है आजकल हम देखते हैं कि बच्चे भी उतने चिड़चिड़े होते हैं, उन्हें भी उतना गुस्सा आता है, तो ये एक तालमेल बैठाना कि वो बच्चों को भी कैसे शिक्षा दें, आध्यात्म से अपने बच्चों को शुरू से ही कैसा पालना दें। बहुत ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे, उनको मोबाइल चाहिए जी। अच्छा, उनको पढ़ाई का भी प्रेशर, उधर कोचिंग, आजकल तो बच्चों को शुरू से ही शुरू कर दी जाती है, तो उन पर भी एक प्रेशर रहता है, इसलिए वो इरिटेट हो जाते हैं बच्चे। अगर घर में स्पिरिचुअल माहौल है तो घर में खुशी का, प्रेम का माहौल रहता है। और माँ की, विशेषकर माताओं की हम बात कर रहे हैं, माँ एक ऐसा फैक्टर है जीवन का जो जन्मदात्री भी है और जिसके हर इमोशन का, हर थॉट का, हर वाइब्रेशंस का इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है। इसलिए अगर माँ की मनोस्थिति अच्छी होगी तो थोड़ा कहने से बच्चे स्वीकार करेंगे। और माँ खुद इरिटेट रह रही है, माँ टेंशन में आई है ऑफिस से, और फिर वो बच्चों को भी डांट डपट रही है, पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते, तो बच्चों पर ये बहुत गहरी साइकोलॉजी है, बच्चों पर उसका इफेक्ट ही बहुत कम होगा। फिर माँ भी इरिटेट होगी, तो ये विशियस सर्किल बन जाता है। फिर इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि माँ का जो मन की स्थिति है वो बहुत सुंदर होनी चाहिए। अम्बा जी, क्या राजयोग के द्वारा कुछ किस तरीके से जो महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, वो इसमें राजयोग को अपनाकर किस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस कर सकती हैं? देखिए, एक बार 7 दिन का कोर्स ले लिया जाए, उसमें आधा पौना घंटा ही रोज देना पड़ता है, ऑनलाइन भी हो रहा है, और फिर हमारे सेवा केंद्रों पर जाकर थोड़ा थोड़ा राजयोग सीख लें और वहाँ बैठ कर भी अभ्यास करें, चाहे 15 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, जैसा जैसा समय हो, तो वहाँ के वातावरण में कंसंट्रेशन अच्छी होगी। फिर हम लोग ये सिखा देते हैं कि कर्म करते हुए, मान लो एक बहन स्कूटी पे अपने ऑफिस जा रही है, अब उसको 15-20 मिनट लगते हैं, तो उस दौरान वो क्या अभ्यास करे मेडिटेशन के। मान लो घर में भोजन बना रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई है कि अगर वो स्कूटी पे भी जा रही है तो वो अपना अभ्यास कर सकती है। वो खाली है तब, वो भोजन बना रही घर में, भोजन बनाने के लिए उसको ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब भोजन बनाने में उसको 1 घंटा लगता है, वो उसको एंजॉय करे और क्या अभ्यास करे, ये हम सिखाते हैं। मान लो उसको कपड़े धोने, घर में धोने पड़ेंगे, मशीन में डाल दिए, तो वो अपनी मेंटलिटी को इस तरह चेंज करे, वो ये ना सोचे कि कितना काम है, ये भी करो, वो भी करो, ये ना सोचे मुझे इसके लिए अलग से समय निकालना पड़ रहा है। वो इसको एंजॉय करें। देखिए, एक बहुत सुंदर शब्द हमारी माताएं बहनें याद रखेंगी कि हमें अपने हर कार्य को एंजॉय करना है और इजी होके करना है। जैसे खेल खेल रहे, जैसे डांस कर रहे हो, तो एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, थकान नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी और घर का माहौल सुंदर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किस तरीके से अपना जो रोज़मर्रा का काम करती है महिलाएं, उस काम के साथ साथ ही वो मेडिटेशन का अभ्यास कर सकती हैं और अपने डेली लाइफ में
मेडिटेशन को शामिल कर सकती हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। क्या बच्चों की पढ़ाई का भी कुछ प्रभाव पड़ता है? अगर बच्चे भी मेडिटेशन करना चाहते हैं तो उनकी, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में या वो कमज़ोर है किसी विषय में, तो बच्चे किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, पढ़ाई में मन न लगने के तो कई कारण होते हैं। या तो जी। बच्चे का बुद्धि का लेवल ही कम है, जी। या उसका संग ऐसा है, या किसी सब्जेक्ट में उसकी रुचि नहीं है। मान लो इंग्लिश बिल्कुल, है, बिल्कुल। अब वो उसको भारी लग रही है, जी। मैथमेटिक्स है उसको भारी लग रहा है, जी। या फिर वो मोबाइल पे बहुत रहता है, तो जी। डाइवर्ट हो जाती है बुद्धि की सारी जी। शक्तियाँ। तो इसमें अगर वो मेडिटेशन सीखते हैं, हमारे यहाँ तो हम देखते हैं तीसरी चौथी पांचवी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे कितना सुंदर मेडिटेशन करते हैं। उनको देख के ऐसा लगेगा कोई ऋषि बैठा है। तो वो अगर करते हैं तो बुद्धि का लेवल बढ़ेगा, मन शांत होगा, क्योंकि मन जितना शांत होता है बुद्धि उतनी एफिशिएंट होती है, और फिर उसकी कंसंट्रेशन पढ़ाई में अच्छी होगी और पढ़ाई में मन भी लगेगा और माँ की टेंशन भी खत्म। जी, बहुत बहुत अच्छी बात ये आपने बताई। सूरज भाई जी, आप बहुत सालों से आप भी अध्यात्म में हैं, तो कुछ आप बताइए कि आपका कैसा सफ़र रहा अध्यात्म में? आपके बारे में सुना है कि आप बहुत सारी किताबें भी आप पढ़ते थे, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती से आप बहुत प्रभावित थे, तो कुछ आप बताइएगा। बचपन में आर्य समाज ही घरों में था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का और आर्य समाज का सारा ज्ञान जो उनकी फिलोसॉफी है वो जानने को मिल गया। छोटी आयु में मैं उसमें परफेक्ट हो गया था। और विवेकानंद जी की बहुत सारी बातें सुनते थे, वो किताबों में आती थी, तो उनके किताबें जहाँ मिल जाती थी मैं ले आता था। उन दिनों लाइब्रेरी आदि इतनी ज़्यादा नहीं होती थी जब हम छोटे थे, जब भारत स्वतंत्र हुआ था। तो विवेकानंद जी का जो लिटरेचर था वो अट्रैक्ट करता था, विशेषकर उनकी मनोबल बढ़ाने वाली बातें। फिलोसॉफी तो वही होती है, वो तो हर स्पीकर या हर कोई खास ऐसी किताब जो आपने पढ़ी हो, कुछ कोई खास ऐसा व्याख्या जो उस किताब के बारे में? देखिए, सबसे पहली चीज तो मुझे बायोग्राफी सबसे अच्छी लगती थी। स्वामी विवेकानंद की सारी जीवन कहानी मैंने पढ़ी, उससे ही मुझे बहुत प्रेरणाएं मिलती थी। फिर और किताब थी उनकी, राजयोग के बारे में किताबें होती थी, कुछ इंडियन फिलोसॉफी के बारे में, कुछ जो उन्होंने लेक्चर दिए थे उनका संग्रह होता था। तो इन सब से एक ही चीज सीखने को मिलती थी कि मुझे एक बात उनकी हमेशा याद रहती है कि तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य पर, टारगेट पर न पहुंच जाओ। दूसरा ये कि तुम्हें रोकने की शक्ति किसी में नहीं है, तुम्हें अपनी कमजोरी ही रोकती हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें बचपन से सीखते आए। और मनुष्य के पास बहुत शक्तियां हैं, उन्हें यूज करो। और एकाग्रता की वो बात बहुत अच्छी करते थे। तो बहुत अच्छा रहा उनको पढ़ने से। ईश्वरीय ज्ञान जब लिया ब्रह्मा कुमारी में, तो वो उनकी पहली बात समझ में आ गई कि जब उन्होंने अमेरिका में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, हमें छोटी किताबों में लिखा होता था, सभा में करंट फैल गया, सब क्लैपिंग करने लगे और उठ गए हाथ मिलाने के लिए। तो हम सोचते थे ये करंट कहाँ से फैल गया था। तो पीछे जब हम लोगों ने राजयोग का अभ्यास किया तो पता चला कि ये हमारे बोल के साथ हमारे वाइब्रेशंस भी फैलते हैं। तो क्योंकि स्वामी जी बहुत पवित्र आत्मा थे और एक अच्छे योगी थे छोटी आयु में, इसलिए उनके इन बोल के साथ, इन शब्दों के साथ उनके जो वाइब्रेशंस फैले, उससे जो ऑडियंस थी वो प्रसन्न हो गई। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारे शब्द हैं, इसकी जो ऊर्जा है, इनके अंदर एक वाइब्रेशन होती है और ये वाइब्रेशन दूसरों तक पहुंचती है। तो किस तरीके से हम अपनी, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें सोच समझकर कुछ खाना चाहिए, फिर कहीं ना कहीं हमने आजकल ये भी सुना है कि सोच समझकर सोचना चाहिए, तो इस बात का कहाँ तक अभी? देखिए, अगर हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़ जाते हैं। उसकी एनर्जी हम में आने लगती है, उसकी शांति आने लगती है, उसकी शक्तियाँ, उसके गुण, उसका प्रेम हमें अनुभव होने लगता है। तो आप ही हमारी बुद्धि का लेवल भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो जो है सोच समझ कर सोचो, तो हमारा जो सोच है वो ऑटोमेटिकली राइट ट्रैक पर चलने लगता है। हमें फिर अपने सोच को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ट्रेन के डब्बे एक बार लाइन पे खड़े कर दिए, फिर बार बार नहीं देखते लाइन पे हैं या नहीं है। तो ऐसे ही हम अपने मन को राजयोग में ऐसा सेट कर देते हैं सवेरे ही, तो वो ठीक लाइन पे चलता ही रहता है मन, फिर उसे बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो राजयोग के द्वारा भाई जी, क्या ऐसा संभव है कि हम अपना मेंटल डिसऑर्डर है या कुछ हमारी कोई बहुत ऐसी कुछ पुरानी बीमारी है या कोई चिड़चिड़ापन, तनाव, इन सब चीज़ों को हम खत्म कर सकते हैं राजयोग के द्वारा? कर सकते हैं। राजयोग के द्वारा
दोबारा ही तो मेरा तो काम ही आजकल वो, और जी। इसलिए मुझे भी लोग बिल्कुल। डॉक्टर समझने लगे बिल्कुल। हैं। साइकेट्रिक डॉक्टर तो मानते ही हैं, क्योंकि बहुत हम बहुत डिप्रेस अच्छी हैं। यहाँ पे आपने बात की, क्योंकि हाँ। बीमारियों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि हाँ। बीमारी पहले मन में आती मन है में, और फिर तन में आती है। मन को अगर हम स्ट्रोंग करा देते हैं, जी। उनके भय को हटाने की कुछ विधि बता देते हैं, जी। उनको पॉजिटिव करा देते हैं, और जी। एक बड़ी चीज़ के हम सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर लोगों को ट्रीट कराते हैं। बिल्कुल। तो राजयोग से ये सब बहुत हो जाता है। राजयोग से पहली चीज़ हमारी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा, हमारा बिहेवियर बदलने लगता है, बिल्कुल। क्योंकि समस्याएं मनुष्य क्रिएट ज़्यादा करता है, होती बिल्कुल। कम है, और छोटी छोटी बातों को समस्या मान लेता है। तो बिल्कुल। ये राजयोग के बल से हमारा मनोबल इतना बढ़ता है कि हम छोटी छोटी बातों को तो खेल की तरह पार कर लेते हैं। ये तो आएंगी ही, बिल्कुल। और इसको क्रॉस हमें मगर करना अक्सर ही है। आजकल लोग कहते हैं कि कुछ ऐसी बातें होती हैं, जैसे जैसे किसी ने बोला कि भाई उसने मुझे ऐसा बोला, या किसी ने मुझे कुछ अपशब्द कहे, या किसी ने मेरे पे कोई व्यंग करा, तो मैं उस बात को भूल नहीं पाता। तो ये उस बात, अब उस नकारात्मक बात को लोग अपने साथ लेकर महीनों सालों तक बल्कि उस बात को लेकर चलते हैं। तो उसे वो चलते कैसे क्या है, भूलें? वो तो सबकॉन्शियस माइंड में इतना बैठा लेते हैं कि जी। वो लाइफ लॉन्ग बिल्कुल। वो बसी रहती है, और हर संकल्प से क्योंकि एनर्जी क्रिएट होती है, जी। तो बैड एनर्जी क्रिएट जनरेट करती रहती है अंदर अंदर, उससे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। जी। राजयोग में हमारा ये एक सब्जेक्ट नहीं होता है कि हम मान अपमान, सुख दुख, हार जीत, निंदा स्तुति में समान कैसे रहें। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। हम दूसरों की बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हमें परमात्म सुख बहुत मिलता है। जैसे मैं एक मोटा सा उदाहरण दूं, किसी व्यक्ति को उसके किसी व्यक्ति ने गुस्से में कह दिया तू तो गधा है। जी। अभी बात तो बहुत बुरी है, लेकिन अगर उसे उसने अपने आप को मान लिया, ये वो कॉन्फिडेंस शब्द। है कि मैं जी। गधा नहीं हूँ, तो मुस्कुराएगा। बिल्कुल। तो ये ऐसी चीज़ है, राजयोग से हम स्वयं को पहचानते जाते हैं, बिल्कुल। तो फिर दूसरों के शब्दों का इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं पड़ता, जल्दी डिलीट कर देते जी। हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि जो राजयोग के द्वारा हम किस तरीके से अपनी सोच को भी परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरों के शब्दों को हमें उतनी अहमियत नहीं देनी, क्योंकि ये भी कहते हैं कि स्वतः परिवर्तन से सृष्टि परिवर्तन होता है। और कहीं ना कहीं मैंने भी ये चीज़ पढ़ी है कि एक दिन में 70,000 विचार हमारे मन में आते हैं। तो अगर हम उतने ज़्यादा नकारात्मक विचार हमारे मन में आएंगे तो हम एक नेगेटिव पर्सन ही बनेंगे। तो कुछ और ऐसा बताइए आपकी और क्या उपाय है कि हम अगर हम एक पॉजिटिव पर्सन बनना चाहें सरलता से, तो कैसे बन देखिए, पाए? बिल्कुल सरल चीज़ है। किसी के मन में 70,000 विचार आते हैं, किसी के में 40, किसी के में 50, और योगियों का लक्ष्य होता है इसको 4-5 हजार पर ले आना। बिल्कुल। वो जब हम आत्मिक स्वरूप पर स्थित होते हैं या परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर होते हैं, तो हमारे मन की स्पीड आप ही स्लो डाउन हो जाती है। और दूसरी एक बात होती है स्वमान, जिसका हम अभ्यास करते हैं। मैं कौन हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, वो एक ईश्वरीय नशा होता है। उससे संकल्पों की स्पीड बहुत कम हो जाती है। नॉर्मल माइंड में 1 मिनट में 25 थॉट, जब टेंशन हो, ज़्यादा सोचते हो तो 40 थॉट पर मिनट। अब इसको हमें स्लो डाउन करना होता है, तो ये 10 तक भी आ सकती है। और एक योगी जब 10 संकल्प प्रति मिनट तक करता है, फिर उससे कम भी, तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगा, और तब उसकी ये सारी एनर्जी बचेगी, और ये मानसिक रोग उसके पास आएंगे ही नहीं। जी। मेडिटेशन का मतलब आजकल लोगों ने ये उसका अभिप्राय निकाला है कि मुझे घंटों किसी एक स्थिति में बैठना है, मुझे कुछ मंत्र उच्चारण करने हैं, या मुझे कहीं हिमालय पर चले जाना है। तो मेडिटेशन को लोगों को आसान भाषा में आप कैसे समझाएंगे? मेडिटेशन की जो परिभाषाएं लोगों ने दी, मन को साइलेंट कर बैठ जाओ, मैं पूछ सकता हूँ लोगों से कि कितनों का मन साइलेंट होता है? बिल्कुल आपने बोला, मन साइलेंट करने में तो होता कहते ही विचार नहीं। आते ही रहते हैं। इसलिए हम लोग की एक सुंदर सी फिलॉसफी है ईश्वरीय ज्ञान की, कि हम मन को पहले सुंदर विचार दें। मन का तो काम विचार क्रिएट करना है ना, आइदर हम उसे विचार दें, अदरवाइज वो खुद विचार करेगा। तो इसमें पहले आत्मचिंतन, फिर परमात्म चिंतन, फिर वो चिंतन कम होते होते उसको हम कहते हैं स्थिति, यानी कंसंट्रेशन हो गया। ये है असली मेडिटेशन। बाकी ऐसे ही चुपचाप बैठ जाना, श्वासों पे ध्यान लगा लेना, ये बहुत छोटी प्रक्रियाएं हैं। बिल्कुल। आपने कहा कि जो हमारे विचार होते हैं उसमें ऊर्जा होती है, तो ये बात लोगों को कैसे समझ आएगी, और वो इस बात को कैसे समझे कि हमारे विचारों में जो हम विचार करते हैं उसमें एक ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा दूसरों तक पहुंचती है? देखिए,
कोई किसी अच्छे से मंदिर में जाता है, जी वहाँ उसका मन लगता है, उसको एक गुड पीस की रियलाइजेशन होने लगती है। जी। किसी घर में आज झगड़ा हो गया हो, बिल्कुल। वहाँ कोई व्यक्ति आता है, कहेगा कैसे वाइब्रेशंस हैं यहाँ, यहाँ जी। तो कुछ मुझे ऐसा ही नहीं आ रहा, चलो यहाँ से, यहाँ मन नहीं लगता है। जी। तो ये हमारा जो भी संकल्प होता है, उससे जो एनर्जी वाइब्रेट आउट होती है वो चारों ओर फैलती है, ये जी। उसके इफेक्ट होते हैं। जिसको लोग आजकल मुझे लगता है ऑरा या आभा मंडल ऑरा भी यही है कि हम जो कुछ सोच रहे हैं उससे हमारे अंग अंग से किरणें फैल रही हैं जी। और हमारा चारों ओर एक बहुत सुंदर ऑरा बन रहा है। निगेटिव थिंकिंग है तो काला ऑरा हो जाएगा, जी। और पॉजिटिव और पावरफुल थिंकिंग है, कई तरह की थिंकिंग है, प्योर थिंकिंग है, पावरफुल थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग है, जी। कल्याणकारी थिंकिंग है, शुभ भावनाओं की थिंकिंग है। उस तरह का कलर भी ऑरा में आएगा जो अट्रैक्ट करेगा। तो किसी मनुष्य को देखते ही वो हमें बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल। जान न पहचान, बिल्कुल। क्योंकि उसका ऑरा बहुत सुंदर है। जैसे हम और किसी- कोई व्यक्ति बिल्कुल। देखते हैं हम कैसा आदमी है ये, तो वो उसका विचार खराब है। जैसे कि अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो स्वतः ही हमारे चेहरे पे एक हाँ, मुस्कान आ जाती है, हाँ। क्योंकि उस बच्चे का जो भी आभा मंडल है वो बहुत बड़ा बहुत है। ही सुंदर जी। है। तो उसी के तरीके से आपने बोला एनर्जी और वाइब्रेशन का फर्क हमारे ऊपर पड़ता है। तो बाजी, क्या खान पीन का भी, खाना पीना जो हम खाते हैं रोजमर्रा में, क्या उसकी भी कोई वाइब्रेशन होती है और वो भी हमारे पे कोई फर्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा, आपने जी। वेरी गुड क्वेश्चन पूछा है। आजकल लोग नॉन वेज बहुत खाते हैं, बिल्कुल। इसलिए विचार बहुत गंदे होते जा रहे हैं, जी। वायलेंट लोग हो रहे हैं। जी। जैसा अन्न वैसा वैसा मन। मन। ये जो पीने की और खाने की बहुत बड़ी परंपरा समाज में फैल गई है, जी। ये वास्तव में बड़ी विनाशकारी है। बिल्कुल। और हमें सात्विक भोजन, सुपाच्य भोजन, अच्छे वाइब्रेशंस में कुक किया हुआ भोजन ही खाना चाहिए, तो हमारा मन बहुत शांत रहेगा। तो आजकल जो बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं जो उसकी वजह है वो हमारा भोजन, हमारा लाइफस्टाइल है। लाइफ स्टाइल भी है, टेंशन भी है, लेकिन भोजन पर जो पेप्टिसाइड डाले जा रहे हैं उगाने के लिए, सब्जियां और अन्न, जी। वो उसमें समा ही जाते हैं। कोई बिल्कुल। कितना भी धुलाई उलाई करे, जी। वो अन्न में समा ही जाते हैं। मान लो गोभी के ऊपर छिड़काव कर दिया हाँ, कीटनाशक, जी, अब जी। गोभी तो खुली हुई है, जी। वो उसमें अंदर चला गया, कीड़े तो मर गए, लेकिन उसका अंश भी उसमें रह गया। इन जी। सब चीज़ों के कारण बीमारियां बहुत बढ़ रही है। जी। तो मैं माताओं को कहूँगा कि जो भी सब्जियां या दालें आप धोएं, उसको पहले अच्छे गर्म पानी में 2-5 मिनट भिगो दें, फिर धोएं, जी। तो उसके काफ़ी जो पेप्टिसाइड का असर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। जी। आज बहुत सुंदर संदेश आपके द्वारा हमें मिला कि किस तरीके से हम आसानी से मेडिटेशन को अपने जीवन में उतार सकते हैं। हमने ये सोचना नहीं है कि मेडिटेशन करने के लिए मुझे कुछ एक समय देना है, मुझे घंटों किसी स्थिति में बैठना है। आपने बहुत अच्छी बात यहाँ कही, अगर आप किचन में खाना बना रहे हैं या अगर आपने बोला कि स्कूटी भी चला रहे हैं, तो आप उस समय को भी अच्छे विचारों के साथ अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि ये बात बहुत आसानी से लोग कह देते हैं कि हम सोचें कैसे, हम नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं। तो एक बार अगर आप संकल्प करेंगे, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम के अंत में? लोगों को कोई खास संदेश आप देना चाहते हैं? हाँ, यही कि समय का इफेक्ट बहुत बुरा हो रहा है मनुष्य जी। पर। इसलिए अगर हम निगेटिव रहते हैं तो हम चारों ओर की निगेटिव एनर्जी से जुड़ जाते हैं, बिल्कुल। और वो एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है, हमारी निगेटिविटी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो स्पिरिचुअल ज्ञान दिया जाता है, उसमें यही सिखाया जाता है क्या सोचो। तो जितने अच्छे संकल्प हमारे मन में होंगे, हम गुड एनर्जी से जुड़ेंगे जो कॉस्मोस में है, और हमारी गुड एनर्जी बढ़ेगी, जिससे हम सुखी होंगे, हेल्दी होंगे, बहुत जी। हैप्पी रहेंगे, सफलता के हमारे द्वार खुलते रहेंगे। तो मैं तो कहूँगा सभी अपने परम पिता से जुड़ जाएं। भगवान हमारा परम पिता है, उससे हमारा मिलन न हो ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो राजयोग से रोज आपका उससे मिलन हुआ करेगा। जी। जैसे अच्छी सेहत बनाने के लिए हम अक्सर जिम जाते हैं, घंटों एक्सरसाइज करते हैं, तो उसी तरह अच्छे विचारों को और अपने मन में अच्छे पॉजिटिव विचारों को लाने के लिए कुछ समय हमें मेडिटेशन को भी देना चाहिए। आज बहुत सुंदर चर्चा आज आपके साथ हमने करी। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज भाई जी आपका। चिंता तनाव से अगर आप पीड़ित हैं, तो आपके 24 घंटों में से कुछ समय आप निकाल सकते हैं राजयोग मेडिटेशन के लिए। जी हाँ, राजयोग मेडिटेशन के निरंतर अभ्यास से आप अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं, अपने सोचने के तरीके में बदलाव ला सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आज की खूबसूरत चर्चा आपके लिए ज़रूर लाभदायक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।